स्वागत है सभी विद्यार्थियों को आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की हमारी क्लास है सामान्य बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट्स हैं बॉटनी, पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें से एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और इस मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की आज के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं साल्विया में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का इंसेक्ट पॉलिनेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रॉस पॉलिनेशन की एक मैकेनिज्म कैलोट्रोपिस में। उसमें पाए जाने वाला परागकण क्योंकि पॉलिनियम में अथवा पॉलिनिया के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उसको कीट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें एक अलग प्रकार का इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता था, और साल्विया में एक अलग प्रकार का, इसलिए हमें इसके एग्जाम्पल्स के रूप में उसको पढ़ना होता है। साल्विया का प्लांट फैमिली लीमिएसी से रिलेटेड है। लीमिएसी जिसको हम लीबिएटी भी कहते हैं। अब क्योंकि पॉलिनेशन हम पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ऐसा इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण साल्विया में एक विशेष प्रकार का कीट परागण पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कस करें तो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल। इसका मतलब इसमें स्टेमन भी पाया जाएगा और इसमें स्टाइल भी पाई जाती है, पिस्टल भी पाई जाती है। बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ में ये भी प्रोटोएंड्रस टाइप का फ्लावर है। व्हाट इज मीन बाई प्रोटोएंड्रस? प्रोटोएंड्रस मतलब क्या होता है इसका? प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है मैच्योरेशंस ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टेमन बिफोर पिस्टल। स्त्री केसर से पहले यदि पुंकेसर परिपक्व हो जाते हैं तो हम फ्लावर के इस कैरेक्टर को प्रोटोएंड्रस कहते हैं, और यदि पिस्टल पहले परिपक्व हो जाती है तब उसको नाम लेते हैं हम प्रोटोगाइनस। इसके अतिरिक्त फ्लावर होता है वो बाइलेबिएट होता है, हिंदी में इसको कहते हैं द्विओष्टी है। इस फ्लावर में दो ओष्ठ पाए जाते हैं, दो लोब्स पाई जाती है जो कोरोलास के हैं, दलपुंज के सम्मिलित होने से। दो दलपुंज या दो पेटल्स संयुक्त होकर के बड़े लीप का निर्माण करता है। इसको अपर लीप के नाम से जाना जाता है, ऊपरी ओष्ठ कहेंगे इसको। जबकि शेष छोटे और संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं, उसको लोअर लीप के नाम से जानते हैं, लोब भी कह सकते हैं इसको। तो ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ दो का निर्माण होता है। ऊपरी ओष्ठ होता है वो बड़े आकार का होता है और दो दलपुंज या पेटल से मिलकर बना होता है, जबकि लोअर लिप एक या दो से मिलकर बना होता है और छोटा होता है। अब इसके अलावा इसकी विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के द्विओष्ठीय संरचना होने के कारण ये फ्लावर एक विशेष आकृति का होता है, आकर्षक होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। विशेषता ये होती है कि ऊपरी ओष्ठ में पुंकेसर लगे होते हैं, ये स्टेमन है, और इसके साथ साथ में क्या लगा होता है? इसकी पिस्टल लगी होती है। एक लंबी वर्तिका की सहायता से वर्तिकाग्र, पालीवत वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है, जबकि पुंकेसर होते हैं वो दो होते हैं। स्टेमन कितने पाए जाएंगे? दो पाए जाएंगे। इस पुंकेसर की विशेषता ये होती है कि सामान्य तौर पर सभी प्रकार की पुंकेसर में एक लंबा फिलामेंट पाया जाता है जिसको हम भूतंतु कहते हैं। एक छोटी सी कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती है जो यूजी कहलाती है, और इसके ऊपरी भाग पर पॉलन सैक पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर होती है। लेकिन साल्वियम पाए जाने वाले स्टेमन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। फिलामेंट होता है वो छोटा होता है, लेकिन यूजी होती है वो बड़ी सी विकसित होती है, और पॉलन सैक दो पालियों में विभक्त होता है। कितनी पालियों में? दो पालियों में।
एक पाली इसकी बंधीय प्रकार की होती है और दूसरी प्रकार की उर्वर प्रकार की होती है, उर्वर या फर्टाइल प्रकार की होती है। तो ये जो पुंकेसर है, उस पुंकेसर की ये जो लोब है वो स्टेराइल लोब कहलाती है। स्टेराइल लोब जो सामान्य तौर पर ऊपरी ओष्ठ के आधारीय भाग पर स्थित होती है, जबकि दूसरी होती है वो फर्टाइल लोब कहलाती है। फर्टाइल लोब किसकी है? स्टेमन की या पॉलन सैक। क्योंकि फ्लावर प्रोटोएंडस प्रकार का है, इसीलिए जब तक पिस्टल विकसित नहीं होती है तब तक ये लंबी तंतुओं संरचना आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही स्टिग्मा और पिस्टल या इस तरीके से विकसित हो जाता है तो एक लंबे वर्तिका की सहायता से बाहर की ओर निकली हुई होती है। ध्यान देना ये बात जरूरी है कि इसके अंदर पाई जाने वाली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेमन हो या फिर पिस्टल हो, ये दोनों ही ऊपरी ओष्ठ से जुड़ी हुई होती है। अब प्रोसेस कैसा होगा? तो ऊपरी ओष्ठ का कार्य के बाद हम सेकंड देखते हैं लोअर लोब का या लोअर लीफ का। इस पर कोई कीट आकर के बैठता है, इसीलिए ये कीट के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इस रूप में प्लेटफॉर्म एक मंच है, स्टेज है, स्टेज के रूप में ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके इन दोनों लोब्स के आधारीय भाग पर या पर नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। नेक्टर ग्लैंड की स्थिति इस प्रकार से होती है कि कीट को नेक्टर या मकरंद लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा और बैठ करके अंदर की ओर खिसकना पड़ेगा, तब जाकर उसको नेक्टर की प्राप्ति होती है। तो ये प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो ये तो एक सामान्य स्ट्रक्चर है, इसको नाम देते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर समझने के बाद में हम पढ़ते हैं कि इसमें आखिर एक इंसेक्ट के द्वारा किस प्रकार से पॉलिनेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस को संपन्न करने के लिए कोई कीट जब इस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठता है तो उस स्थिति में ये क्या है? इंसेक्ट है, मकरंद लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठता है और ये इसके बैठने की पोजीशन इस प्रकार से होती है कि वो मकरंद को ले सके। इस दौरान वो जैसे ही अंदर की ओर खिसकता है, बैठता है, तो स्टेराइल लोब होती है वो अंदर की ओर खिसकती है। किसकी? पुंकेसर की स्टेराइल, जिसमें परागकणों का निर्माण नहीं होता, इसलिए उसको स्टेराइल के नाम से जानेंगे। वो क्या करेंगे? अंदर की ओर खिसकेंगे। उस स्थिति में क्योंकि प्रोटोएंडस होने के कारण उस समय तक इसमें स्टिग्मा का पूर्ण रूप से या स्टाइल का पूर्ण रूप से परिपक्वन नहीं होता। छोटी स्टाइल युक्त अंडक होता है वो इस ऊपरी ओष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन पुंकेसर जो उर्वर प्रकार का है वो विकसित हो गया है। जैसे ही कीट बैठता है तो स्टेराइल लोब है वो अंदर की ओर खिसकता है, जबकि फर्टाइल लोब होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है लंबी यूजी की सहायता से। और इसके भार के कारण जैसे ही ये पुष्प हिलेगा उसी दौरान इस फर्टाइल लोब का भी हिलने के कारण, दोलन होने का ये सीधा सा चोट करता है। किसके ऊपर? कीट के शरीर के ऊपर करता है, जिसके फलस्वरूप इसमें से निकलने वाले परागकण इस कीट की बॉडी के ऊपर, इसके पंखों के ऊपर चिपक जाता है। बार बार दोलन करने से एक ऑसिलेशंस प्रोसेस होगा, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर अटैक करता रहेगा। इस लोब से, फर्टाइल लोब से निकले हुए पॉलन ग्रेन लगातार इस कीट के ऊपर चिपकते रहेंगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन युक्त ये कीट मकरंद लेने के लिए दूसरे फ्लावर पे जाता है, ऐसे फ्लावर पर जिस पर इसकी स्टिग्मा या इसका स्त्री केसर पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। तो परिपक्व हो चुके अंडक की विशेषता क्या होगी? कार्पल की विशेषता क्या होगी? कि इसकी लंबी सी स्टाइल होगी, जिसके कारण लोब्ड स्टिग्मा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जैसे ही कीट मकरंद लेने के लिए फ्लावर के अंदर की ओर प्रवेशित होगा या
प्लेटफॉर्म पर बैठेगा तो इसमें दोलन होगा। तो ये लंबी सी वर्तिका है। नंबर फर्स्ट, जब कीट इस फ्लावर में आंतरिक भाग की ओर प्रवेशित होगा तो लंबी वर्तिका जो मुड़ी हुई नीचे की ओर होती है उससे ये कीट घर्षण करेगा और घर्षण करने के दौरान ही कीट की बॉडी पर लगे हुए पॉलिन ग्रेन स्टिग्मास पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार से पॉलिनेशन की प्रोसेस संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से एक सामान्य से प्रकार दिखने वाला फ्लावर जिसमें एक कीट के द्वारा विशिष्ट विधि के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जब कीट प्लेटफॉर्म पर बैठता है तो प्रारंभिक अवस्था में इस फ्लावर के स्टेमन की विशेषता ये होती है, क्या होती है कि वो बाइलोब होता है, दो पालियों में विभक्त होता है और दोनों पालियाँ जहाँ से बीच में जुड़ी हुई है वो एक आलंबक या आलंबक का मतलब सपोर्ट प्रदान करने वाली संरचना जिसे हम फुलक्रम भी कहते हैं के रूप में ये कार्य करता है, सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में होता है। जैसे आपने एक सरल प्रकार की मशीन देखी होगी जिसके अंतर्गत एक आलंबक क्षेत्र के ऊपर रखा हुआ पट्टा, एक के ऊपर हम वेट रखते हैं और दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो होगा क्या, इस क्षेत्र से हम इसको दबाएंगे तो ये ऊपर होगा और यदि वेट ज़्यादा है तो वो नीचे होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन दोनों को आलम प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर बनी होती है उसको सबसे पहले एक सिंपल मशीन के रूप में परिभाषित किया था, नत समतल कहते हैं जिसको हिंदी में। तो इस प्रकार से ये भी नत समतल की तरह कार्य करता है। करेगा कैसा, ये जो इसकी दोनों पालियाँ, एक पाली ये है दूसरी पाली ये है, इस पालियों के बीच वाला जो ये जो भाग है वो इसका फ्रकुलम अथवा आलम के रूप में कार्य करता है। अब ये दोनों एक बार ऊपर की ओर होती है, ये एक बार नीचे की होती है, तो मशीन की तरह कार्य करती है, लीवर की तरह कार्य की है। इसलिए इस मैकेनिज्म को लीवर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जितना भी प्लांट में होता है वो अलग अलग कीटों के द्वारा अलग अलग विधि के द्वारा होता है, तो सबकी अलग अलग मैकेनिज्म है। एक हाई क्लास के अंदर ये कभी नहीं पूछा जाता कि सॉल्विया में पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझिए, बल्कि ये पूछा जाता है कि लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन को स्पष्ट कीजिए, समझिए। तो इसको विधि क्या नाम देंगे हम इसको, लीवर मैकेनिज्म के द्वारा। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, हमने पढ़ा है, समझा है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन सॉल्विया टॉपिक से। और क्या क्या समझ लिया कि सॉल्विया का फ्लावर कैसा होता है, सॉल्विया में कितने प्रकार के स्टेमन पाए जाते हैं, इसकी स्टाइल की संरचना कैसे होती है, परिपक्वन के आधार पर ये फ्लावर कैसा होता है, एक इंसेक्ट के द्वारा इसके अंदर पॉलिनेशन होता है तो होता कैसे, और इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड टॉपिक, और वो पढ़ेंगे हम यक्का के अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार का इंसेक्ट पॉलिनेशन। थैंक यू।